हमें लगता है कि हम इस ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, मगर ऐसा नहीं है। चाहे जितना भी हम यह सोचना चाहें, यह मात्र हमारा एक भ्रम है। जब भी हमें लगता है कि हम किसी चीज़ को समझने के करीब आ रहे हैं, हम उसे समझने से उतना ही दूर होते हैं। एक प्रश्न का उत्तर देते ही हमारे आगे कई और प्रश्न खड़े हो जाते हैं, मगर हम इतने भी अनजान नहीं हैं। हम इस सफ़र में असाधारण रूप से काफ़ी दूर आ चुके हैं। पृथ्वी पर रहने वाले किसी भी अन्य जीव की तुलना में हम न केवल इस बात से अवगत हैं कि एक असीमित ब्रह्मांड है जो हर तरफ फैला हुआ है, बल्कि हम ऐसे मॉडल्स और इक्वेशंस बनाने में भी सक्षम हैं जिससे हम इस ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ पाते हैं और साथ ही फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर को प्रकृति में ही पहचान कर पाते हैं। हालांकि हमारी गहन क्षमताओं और उपलब्धियों के बावजूद भी हमारे पास अभी भी कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं और हम कुछ बुनियादी और ज़रूरी प्रश्नों के अभी तक उत्तर नहीं दे पाए हैं। ऐसे अज्ञात प्रश्न जो हमारे अस्तित्व और हमारे अस्तित्व के हमारे अनुभव के बारे में बताते हैं, परंतु जिनका उत्तर मानवता की शुरुआत से लेकर आज तक कोई नहीं दे पाया। बचपन से ही हमें समय के बारे में बताया जाता है और समय देखना सिखाया जाता है। हमें सिखाया जाता है कि समय के साथ कैसे चला जाए और समय का बेहतर उपयोग कैसे किया जाए। अगर आप ज़्यादातर लोगों की बात करते हैं तो समय उनके लिए सिर्फ उनकी लाइफ के बैकग्राउंड में होने वाली किसी घटना का नाम है। उनके लिए समय है, पर क्या है और क्यों है यह स्पष्ट नहीं है। जब भी कोई पूछता है कि समय क्या हो रहा है तो हम जानते हैं, मगर जब कोई पूछता है कि समय क्या होता है तो इस बात का किसी को भी कोई अंदाज़ा नहीं होता। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में सब कुछ एंट्रोपी की ओर बढ़ता है, व्यवस्था से अव्यवस्था तक। एंट्रोपी हमारे दैनिक जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। अगर ध्यान ना दिया जाए तो अव्यवस्था समय के साथ साथ बढ़ती चली जाती है, ऊर्जा फैलती है और सिस्टम्स या तंत्र अराजकता में समा जाते हैं। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो समय बीतता है और चीज़ें बदल जाती हैं। इस ब्रह्मांड में कुछ भी एक जैसा नहीं रहता। परिवर्तन इस संसार का नियम है। इससे हमें पता चलता है कि समय हमेशा आगे की ओर ही बढ़ता है। कम से कम वैज्ञानिकों का तो ऐसा ही मानना है। समय वर्तमान से भविष्य की ओर बढ़ता है। यह 3 डायमेंशंस ऑफ स्पेस की तरह नहीं है जहां पर बाहर जाने के बाद आपको याद आता है कि आप घर पर कुछ भूल गए तो आप तुरंत वापस घर जाकर उसको वापस ला सकते हैं, मगर आप समय के साथ ऐसा नहीं कर सकते। जो भी अतीत में छूट चुका है वह वहीं रहता है, क्योंकि आप समय में पीछे नहीं जा सकते, केवल आगे जा सकते हैं। 17वीं शताब्दी में आइजैक न्यूटन ने बताया कि समय न केवल आगे की ओर बढ़ता है बल्कि एक एब्सोल्यूट और फिक्स्ड रेट में बढ़ता है, जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक सी रहती है। सुनने में यह बात एकदम सही लगती है, क्योंकि हम समय को अभी तक ऐसे ही समझते आए हैं। हमारे अनुभव से हमें लगता है कि हमारा 1 मिनट किसी और के 1 मिनट जितना ही है। लेकिन कुछ 100 साल बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी इस दुनिया को बताई।
जिसने न्यूटन को एकदम गलत साबित कर दिया, जिससे खुलासा हुआ कि समय हमारी पहले की धारणाओं के विपरीत बहुत लचीला है। आइंस्टाइन की थ्योरी के अनुसार समय वास्तव में कांस्टेंट या रियल नहीं है जैसा कि हम सोचते हैं। समय ठीक उसके विपरीत पर्सनल, रिलेटिव और पार्टली परसेप्चुअल है। ऐसा इसलिए भी कहा गया क्योंकि हर किसी के पास समय का अपना अनुभव होता है और जिस गति से समय गुजरता है वह बदल भी सकता है, इस बात पर निर्भर करते हुए कि कोई व्यक्ति उस समय कहाँ पर है और क्या कर रहा है। लेकिन इस बात का अनुमान केवल बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में लगाया जा सकता है, जैसे कि जब कोई किसी ब्लैक होल के नज़दीक हो या लाइट की स्पीड के करीब पहुंच रहा हो, जहां दोनों ही केसेस में समय बहुत ही धीमा हो जाता है। हालांकि इसने समय की हमारी समझ को और भी गहरा कर दिया और विज्ञान के क्षेत्र में यह बहुत क्रांतिकारी सिद्ध हुआ, परंतु फिर भी इससे हमें अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि वास्तव में समय क्या है और क्यों ऐसा प्रतीत होता है कि हम समय में केवल आगे बढ़ सकते हैं, या समय क्यों एक डायमेंशन है अगर है तो। इसने कई अतिरिक्त थ्योरेटिकल मॉडल्स और आर्ग्यूमेंट्स के लिए ढेर सारी जगह छोड़ दी। हमारे पास यूनिवर्स की ऐसी कई सारी वैलिड थ्योरीज हैं जो समय को एक डायमेंशन के रूप में नहीं मानती, जैसे द व्हीलर-डिविट इक्वेशन के समीकरण द्वारा दी गई थ्योरी। आइंस्टाइन के हिसाब से समय के सभी क्षण एक ही समय में घटित हो रहे हैं, जैसे स्पेस में सारी लोकेशंस एक ही समय में घटित होती हैं, और यह धारणा कि वास्तव में कहीं पर अतीत, वर्तमान या भविष्य है, यह केवल एक भ्रम है जो कि समय के दौरान हमारे निरंतर अस्तित्व के कारण पैदा होता है। समय में हमारे निरंतर आगे बढ़ते रहने के बावजूद सभी क्षणों में और सभी दिशाओं में भूत, वर्तमान और भविष्य की टाइमलाइन यहाँ हमेशा मौजूद रहती है, जिसकी कोई वास्तविक शुरुआत या अंत नहीं है। वास्तव में जिसे हम समय समझते हैं वह समय है ही नहीं। समय जैसा कि हम उसे समझते हैं केवल इस ब्रह्मांड में हो रहे परिवर्तन का प्रतिबिंब है। हमारा दिमाग परिवर्तन से ही समय की भावना का निर्माण करते हैं, जैसे कि समय बह रहा हो। हालांकि यह भी हो सकता है कि हम गलत हों। हम बस समय के साथ जीते हैं, इसके माध्यम से हर पल का अनुभव करते हैं और इस पर अपनी हर गतिविधि का समन्वय करते हैं, जिससे यह हमारे हर निर्णय और अनुभूति को प्रभावित करता है। समय महज एक भ्रम हो सकता है जो हमारे मस्तिष्क द्वारा कुछ ऐसा समझने की कोशिश में निर्मित हुआ होगा जो कि उसकी सीमाओं से भी परे हो। एक महान वैज्ञानिक वर्नर हाइजेनबर्ग ने कहा था कि What we observe is not nature itself, but nature exposed to our methods of perception. फिजिसिस्ट के लिए ग्रेविटी ब्रह्मांड की सबसे पुरानी और मुश्किल पहेली है। आखिर ग्रेविटी हर चीज को अपनी तरफ क्यों खींचती है? आइजैक न्यूटन ने अपने उसी काम में द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का सिद्धांत प्रस्तावित किया, जिसमें उन्होंने समय को एब्सोल्यूट माना था। आइजैक न्यूटन ने हमें बताया कि मास वाली हर चीज हर उस चीज को अपनी ओर खींचती है जिसमें मास होता है। उनका मास जितना ज्यादा होगा वो एक दूसरे को उतनी ही ज्यादा फोर्स के साथ खींचती हैं। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अंतरिक्ष में एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, जो कि उनके द्रव्यमान यानी मास
और एक दूसरे के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस के संबंध पर निर्भर करती है। कुछ सैकड़ों साल बाद फिर आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में न्यूटन को गलत साबित कर दिया। अपनी इस थ्योरी में आइंस्टाइन ने पता लगाया कि ग्रेविटी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की फोर्स नहीं है, बल्कि वास्तव में किसी ऑब्जेक्ट के मास द्वारा स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट या विकृत करने का परिणाम है। स्पेस टाइम, जो कि 3 डायमेंशंस ऑफ स्पेस और 1 डायमेंशन ऑफ टाइम के संयोजन द्वारा ब्रह्मांड को एक सिंगुलर फैब्रिक के रूप में निर्मित करता है। ग्रेविटी मेटाफोरिकली कुछ इस प्रकार काम करती है, जैसे आपने एक भारी बॉलिंग बॉल को एक शीट के बीच में डालकर उसे चारों ओर से कसकर खींच लिया हो। बॉलिंग बॉल से शीट बीच से गहरी हो जाती है और उसके आसपास मुड़ जाती है। इसके बाद अगर एक टेनिस बॉल को शीट पर डाल दिया जाए, क्योंकि टेनिस बॉल का मास कम है, इसलिए यह बॉलिंग बॉल की ओर खींची चली आएगी। लेकिन ऐसा केवल शीट के डिस्टॉर्शन या मुड़ जाने की वजह से ही संभव हो पाया है। इसने पूरी तरह से गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में एक नई क्रांति ला दी। लेकिन फिर भी इससे हमें अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि ग्रेविटी वास्तव में क्या है। हम ग्रेविटी को माप भी सकते हैं और उसकी गणना भी कर सकते हैं, परंतु यह बाकी की फंडामेंटल फोर्सेस की तरह बिल्कुल नहीं है। हम जानते हैं कि मास ही ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स को पैदा करता है, परंतु कोई भी नहीं जानता कि वो ऐसा क्यों करता है, बस करता है। पूरे ब्रह्मांड में सभी गैलेक्सीज और सोलर सिस्टम्स, अपने ऑर्बिट में घूमती हुई पृथ्वी और अन्य प्लैनेट्स, और पृथ्वी पर हम सबका होना, यह सब कुछ एक साथ इतने अद्भुत तरीके से काम करता है कि जहाँ तक हम जानते हैं, हम अभी तक आपको इसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। शायद भविष्य में ऐसा संभव हो सकता है। Why is there something rather than nothing? क्यों कुछ न होने के बजाय कुछ है? हम जानते हैं कि जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है वह सब कुछ मैटर और एनर्जी से मिलकर बना है, जो कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ हमें बताता है कि ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। लेकिन अगर यह सत्य है तो प्रश्न उठता है कि अगर ऊर्जा को पैदा ही नहीं किया जा सकता तो ऊर्जा पैदा हुई कैसे? इससे तो यही तर्क निकलता है कि या तो सब कुछ हमेशा से ही यहाँ था, या फिर नथिंग से ही समथिंग आया होगा। इससे एक और प्रश्न खड़ा होता है कि नथिंग माने तो कुछ नहीं होता। कुछ नहीं से कोई भी चीज़ कैसे आ सकती है? जिस वस्तु का कोई अस्तित्व ही नहीं है, उससे कोई वस्तु कैसे आ सकती है? यह बात हमारी बुद्धि को जचती नहीं है कि कुछ ना होने से सब कुछ हो सकता है और कुछ ना आने से भी सब कुछ आ सकता है। अगर ऐसा मान लिया जाए कि सब कुछ हमेशा से ही यहाँ मौजूद था, तो इसका अर्थ हुआ कि समय नॉन लिनियर हो सकता है और अनंत रूप से खुद के अंत में पीछे की तरफ जाने वाले लूप में पुनः प्रवेश कर सकता है। इससे यह भी संभव हो सकता है कि हमारे ब्रह्मांड की ना तो कभी कोई शुरुआत रही होगी और ना ही इसका कभी अंत होगा, बस एक निरंतर सिलसिला जो हमेशा से चलता आया है और हमेशा चलता रहेगा। इसी प्रकार से सब कुछ है, था और स्पेस टाइम के अक्रॉस अनंत काल तक हमेशा मौजूद रहेगा।
समय में हर एक क्षण का और अंतरिक्ष में हर एक स्थान का स्पेस टाइम के नक्शे में अपना एक कोऑर्डिनेट होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप उसमें कहाँ पर हैं, यह पूरा नक्शा हर समय एक ही समय पर हमेशा के लिए मौजूद रहता है। हालांकि इन दोनों ही केसेस में अगर वो सब कुछ हमेशा से ही सब कुछ था, तो वो सब कुछ आया कहाँ से, क्या और किसने उसे बनाया? किसी अन्य चीज द्वारा बनाए बिना कोई भी चीज कैसे बन सकती है? If the universe is entirely based on cause and effect, which it appears to be, how could there be no first cause for there to be an effect? वैकल्पिक रूप से शायद क्वांटम फील्ड थ्योरी में इसका हल है। फिजिसिस्ट को ऐसे पार्टिकल्स मिले हैं जिन्हें वो वर्चुअल पार्टिकल्स कहते हैं, जो कि अपने आप ही शून्य से अस्तित्व में आ जा सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि ऐसा शायद संभव हो सकता है कि शून्य की विशेषता यह हो कि वह कुछ भी पैदा कर सकता है। तो क्या सब कुछ जो भी हम देख रहे हैं वह इसी शून्य से आया हो? परंतु अगर शून्य से ही सब कुछ आया है तो वो शून्य कैसे हो सकता है? और अगर शून्य शून्य ही नहीं है तो वो क्या है और उसे किसने बनाया? अगर आप भगवान को मानते भी हैं, फिर भी एक प्रश्न उठता है, भगवान खुद कहाँ से आए? हर चीज अंत में हमें उसी प्रश्न पर वापस लाकर खड़ा कर देती है। हाउ कैन एनीथिंग कम फ्रॉम नथिंग और समथिंग बी इन्फिनिट? और ना ही यह अवधारणा किसी भी मानवीय अनुभूति के साथ मेल खाती है। इसका अर्थ हुआ कि ब्रह्मांड की हर चीज का कोई परम रहस्य है जिसे हमारा दिमाग समझ नहीं सकता। परंतु सत्य तो यह है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कुछ भी कहे और कैसे भी कहे, पर किसी को भी इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि कुछ ना होने के बजाय क्यों कुछ है और वह कुछ आया कहाँ से। शायद भविष्य में कभी हम या हमारी आने वाली जनरेशन को यह बात स्पष्ट रूप से पता होगी कि ब्रह्मांड में हर चीज क्यों और कैसे काम करती है। भविष्य में कभी शायद न्यूटन गलत होगा, आइंस्टाइन गलत होगा और हो सकता है सैकड़ों और वैज्ञानिक भी गलत हों, जब तक कि कोई एक किसी तरह गलत नहीं होता। और हो सकता है कि किसी कारणवश हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हों। हालांकि इस बात से कम फर्क पड़ता है कि क्या है और क्यों है, लेकिन है यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यह है कि टाइम एंड स्पेस की इस स्थिति के दौरान और मैटर की इस फॉर्म में हम ब्रह्मांड में हर चीज़ की प्रकृति में देखकर यह समझ पाते हैं कि कुछ भी सरल नहीं है। हर चीज़ हमारी समझ से भी परे है। इस ब्रह्मांड ने हमें एक तोहफा दिया है और वो तोहफा है इंसान का दिमाग। अगर हमने इस तोहफे से कभी इस ब्रह्मांड को जानने और समझने की कोशिश नहीं की तो यह इस बेहतरीन तोहफे की बर्बादी होगी। हम इस बात की कदर भी नहीं करते कि इस तोहफे से ही हम समय को अनुभव कर पाते हैं, चाहे वो जो कुछ भी हो, और साथ ही अनुभव कर पाते हैं इस समय में समाये इन सभी अनुभवों को। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि अरबों खरबों जीव जो इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, उनमें से हम ही इतना कुछ हासिल कर पाए हैं। हम सौभाग्यशाली हैं, हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी बस इतनी शक्तिशाली है कि हमें पृथ्वी पर टिकाए रखे, और इतनी नहीं कि हम हिल भी ना पाएं। और इस पूरे ब्रह्मांड में हर चीज़ एकदम परफेक्टली काम कर रही है ताकि आप जिंदा रह सको और इस अमेजिंग लाइफ को एक्सपीरियंस कर सको। इस यूनिवर्स में प्रत्येक चीज़ पिछले अरबों सालों से इतनी परफेक्टली विकसित हुई कि एक दिन हम इस अंधकार से बाहर निकलकर थोड़े से समय के लिए ही ये सब कर पाएं और ब्रह्मांड के इस खूबसूरत जादुई खेल का आनंद ले पाएं,
जो बस ऐसा लगता है कि बस हमारे लिए ही बना हो।